स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का क्लास 10 का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हां, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी प्रश्नों को। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट का भी वीडियो आएगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को पहले इस ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करवा चुका हूं, तो वहां से रिवीजन कर लीजिए एक बार। वीडियो सेक्शन में नीचे जाइए तो सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट है 10 का, वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला सवाल है, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को करवाता है, क्रिया को पूरा करवाता है, उसे कहते हैं क्या? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक कहते हैं कि नाम धातु कहते हैं। तो या तो जब खुद ना करके किसी के द्वारा करवाया जाता है, जैसे उससे पढ़ाया जा रहा है, उसके द्वारा पानी पिलवाया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है ना, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य का अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य का अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो जिसमें भी कर्म नहीं हो अकर्मक हो जाएगा। जैसे वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, राधिका किताब पढ़ते, क्या पढ़ते? किताब कर्म है। सूर्यदेव पान खा रहा है, क्या खा रहा है? पान कर्म है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। वो लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहा है? कुछ पता चल रहा है? कर्म ही नहीं है इसमें, इसलिए आपका ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न है, हवा धीरे धीरे बह रही है, ठीक है। तो हवा धीरे धीरे बह रही, इस वाक्य की क्रिया का भेद क्या है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक की एक कर्मक? हवा धीरे धीरे बह रही है, इसका उत्तर हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि हवा धीरे क्या बह रही है पता चल रहा है नहीं। अब बोलो हवा सर बह रही, तो हवा तो करता है ना, यहाँ पर कर्म नहीं मिल रहा, इसलिए क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या है? तो खेल रहे हैं क्रियापद हो जाए, क्रियापद क्या? खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रियापद हो जाए गौ नंबर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, मैं कहानी पढ़ता हूं, किस वाच्य का उदाहरण? मैं कहानी पढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं कहानी पढ़ता हूं सिंपल है, तो ये हो जाए कर्तरी-वाच्य। क्या हो जाए? कर्तरी-वाच्य। तो अगर ऐसा बोलता, ठीक है, ये क्या हो जाए? कर्तरी-वाच्य। अगर ऐसा बोलता मेरे द्वारा कहानी पढ़ा जा रहा है, तब होता कर्मवाच्य। और मुझसे कहानी नहीं पढ़ा जाता, या फिर चलो अब कहानी पढ़ा जाए, इस प्रकार से होगा तो भाववाच्य हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन एवं अन्य पुरुष में होती है वो वाच्य है, तो वह हो जाएगा भाववाच्य। याद रखिए क्या हो जाएगा? वो भाववाच्य कहलाएगा। गौ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? देखिए किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो साफ साफ बात है ये कर्म वाच्य हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणभूमि कौन सा समास है? रणभूमि यानी रण के लिए भूमि, समझ रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। रणभूमि यानी रण के लिए भूमि, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समास के दोनों पदों में उपनाम, उपमेय तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है। अव्यय भाव में, द्विगु में, धर्मधारय नहीं, कर्मधारय में कि बहुब्री में। समास के दोनों पदों में उपमान, उपमेय तथा या विशेष्य संबंध होता है, तो ये आपका हो जाए कर्मधारय समास। कर्मधारय में ही विशेषता बतलाई जाती है ना, ठीक है, इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं किताब पढ़ूंगा, रेखनित पद किस अव्यय का उदाहरण है? मैं भी किताब पढ़ूंगा, तो ये क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विशेष बुनियादी बोधक है, निपात अव्यय है। क्या अव्यय है इसमें से? निपात अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अव्यय से रिक्त प्रश्न की पूर्ति करते हैं, तो आजकल, आज तुम दिखाई नहीं देते, तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक दिया है, नवाब साहब के बारे में दिया हुआ है, तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो नवाब साहब आपको पता है लखनवी अंदाज से है, तो उससे लिया गया। गौ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? भाई खा करके, सूंघ करके, देख करके, सुन कर। तो भाई उन्हें बहुत अच्छे से काटा, नमक कुचल के बुरका, अब सूंघ सूंघ के बाहर फेंक दिया, तो सूंघ कर उसने खीरे का स्वाद चखा। भाई सूंघ कर भी स्वाद मिलता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। फादर को जहराबाद से, ये फादर आप लोगों का सिलेबस से हट चुका है, चलो उसको देखो। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डर गए थे, परशुराम बीमार थे, कि परशुराम ब्राह्मण थे? तो परशुराम ब्राह्मण थे, इस वजह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि गाय, हरिभक्त और ब्राह्मण पर कभी भी अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, कभी उन पर उससे युद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हारने पर अपकीर्ति होती है और जीतने पर कहता है ना कि भाई ब्राह्मण को हरा दिया। इस प्रकार से परशुराम ब्राह्मण थे, इस वजह से उनसे नहीं लड़ना चाहते थे। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? राजा जनक के, सीता के, परशुराम के, श्री राम के। तो यहाँ पर परशुराम की जो वचन कोटि है कुलिस के समान है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालेगी गान, उस चैप्टर से लिया गया है। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ? दंतुरित मतलब दांत वाला, तो कैसा दांत? टेढ़े मेढ़े दांत, सीधा दांत, बच्चों के नए नए दांत। तो चूंकि चैप्टर ये छोटे से बच्चे का, तो बच्चे को नए नए जो दांत निकलता है उसको दंतुरित कहा जाता है। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है? तो छोटे से बच्चे में है। ऑप्शन क सही हो जाएगा।
अगला, तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा? तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज कहा है परशुराम जी को। जी हाँ, परशुराम जी को भृगुकुल का ध्वज कहा रहा है यहाँ पर तुलसीदास। 2 नंबर सही हो जाएगा। उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया ना, कि बादल घेर घेर धराहर ओ पवन, बादल बरसो आज बरसो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, बादल के संबोधित किया गया है। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ? अट नहीं रही, फागुन की आभा हट नहीं रही, तो फागुन की सौंदर्यता का। और ये किस ऋतु का वर्णन हुआ है? वसंत ऋतु का, जब पेड़ पौधों में चारों तरफ एकदम हरे भरे फूल निकल आते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। ठीक है, तो 22 का कौन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्या है। 23 बोल रहा है कवि किसे धन्य कह रहा है? शिशु को, माँ को, शिशु और उसकी माँ को। तो कवि शिशु और माँ दोनों को धन्य कह रहा है कि धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी माँ। ठीक है, शिशु को कह रहा है ऐसा। हर सुख में क्या छिपा रहता है? हर सुख में दुख छिपा रहता है। गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी? अच्छा सवाल है। तो गैंगटोक नगर जो है ना भाई, सिक्किम की राजधानी। किसकी? सिक्किम की, याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, पता ही है सभी को। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी क्या बजाया करते थे? तो शहनाई बजाया ही करते थे। और कहाँ पे बजाते थे? तो वो राज दरबार में बजाते थे। कहाँ पे? राज दरबार में। कौन नंबर सही हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा होती है सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक और दोनों की प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके सब लोग बोलना। मैं पिछले पर इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। ठीक है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ, किस में द्विकर्मक क्रिया, जिसमें 2 कर्म होता है उसे द्विकर्मक बोलते हैं। ठीक है, तो माँ बच्चे को पानी पिलाती है, बच्चा और पानी 2 कर्म है, द्विकर्मक। बच्चे को आम, इस भी द्विकर्मक। माँ और बच्चे आम खाते हैं, कि माँ बच्चे को आम खरीद कर खिलाती है। देखिए, माँ और बच्चे आम खाते हैं, ये आपका द्विकर्मक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसमें 2 कर्म नहीं है। निम्न में लिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सा वाक्य में है? तो याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया इनमें से है गाय घास खाती है, क्या खाती है? घास। रानी गाना गाती है, क्या गाती है? गाना। बच्चा रोता है, क्या होता है? पता चल रहा है? नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजू पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, बट जो बच्चा रोता है हो जाएगा अकर्मक। अगला है उषा पतंग उड़ाती है किस वाक्य में? क्रियापद बताइए। तो उषा जो है ना पतंग उड़ाती है, क्या उड़ाती है? पतंग। तो यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा उड़ाती है या उड़ती है, जो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? उन्होंने जलेबियां बांटी, तो उन्होंने जलेबियां कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, या फिर भाववाच्य? उन्होंने जलेबियां बांटी, सिंपल। या फिर ऐसा लिखता उनके द्वारा जलेबियां बांटी गई, तब होता कर्मवाच्य। उन्होंने जलेबियां बांटी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर के, वो खुद ही बांट रहा है ना। नेक्स्ट, जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे कहते हैं अकर्तृवाच्य। इसमें कर्ता ही नहीं भाई, वो कहाँ से कर्तृवाच्य? तो अकर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाच्य का उदाहरण? आप कुर्सी पर बैठिए, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, सिंपल सा वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिदिन आपको अभी बताएं, प्रतिजोड़ दिन कल बताएं, सॉरी प्रतिदिन दिन, तो प्रतिजोड़ दिन ये आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे डैश कहते हैं। संख्यावाचक, पहला शब्द का संख्यावाचक संख्या कुछ दिखे तो हम जाना वो द्विगु समास है। कौन सा समास? द्विगु समास है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कर का एक अर्थ टैक्स होता है, दूसरा अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो कर मतलब क्या होता है? पैर, हाथ, आंख की मुंह। तो कर का एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा हाथ होता है हाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अव्यय का? धीरे धीरे बोल रहा है ना, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, निपात है, समुच्चय बोधक। तो ये जब धीरे धीरे बोलता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश चुप हो जाओ उचित अव्यय से रिक्त स्थान को भरिए। तो क्या? अब तुम चुप हो जाओ, सॉरी अब चुप हो जाओ, सॉरी अब चुप हो जाओ कल, तो अब चुप हो जाओ ये आपका सही अव्यय हो जाएगा। परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, ये किस वाक्य उदाहरण है? तो जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा धुंधला प्रकाश जो है ना वो अस्पष्ट या कम रोशनी, सॉरी कम रोशनी का उदाहरण है। तार सप्तक किसे कहा गया? तार सप्तक सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42-43 नंबर कि परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा? तो सूर्यवंश का कलंक को कहते हैं श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लड़कियां सो रही हैं, यह किस वाच्य को उदाहरण? लड़कियां सो रही हैं ये हो जाएगा कर्तृवाच्य का। क्यों सो रही है?
सिंपल सा बात है। मजदूरों के द्वारा, जब किसी के द्वारा कोई चीज़ हो रहा है ना तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, अकर्तरी भाववाच्य। तो मजदूरों के द्वारा हो रहा है ना, के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कर्मवाच्य है ही नहीं। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाता है, कर्म ऑप्शन में नहीं है। चलो, रसोई घर किसका समास का उदाहरण है? तो रसोई घर, रसोई का घर, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो तो तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? ये भी आप लोगों हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिसका पूर्व और उत्तर प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद आकर प्रधान हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कमेंट करके बोल सकते हो क्या? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, उत्तर का एक अर्थ उत्तर दिशा है, उसका दूसरा अर्थ निम्न में से कौन होगा? तो उत्तर का एक अर्थ उत्तर दिशा है, दूसरा हो जाएगा जवाब, सवाल, दिन, रात। तो उत्तर का एक अर्थ हो जाएगा जवाब। क्या हो जाएगा? जवाब। असभ्यता डैश संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, उचित अव्यय पद से, तो सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन एक सही होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से देख लीजिए। आगे सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। शाम को लाइव होगा, रात को 8:30 बजे, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में नहीं मिलेंगे दोस्तों, जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।